नमस्कार साथियों, मैं आर.एस. अभिमन्यु सिंह कुंतल टिप्स फ्रॉम टॉपर्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के हमारे खास मेहमान हैं मेरे बैचमेट कुणाल राहत। कुणाल, आपने आर.एस. 2018 में 31वीं रैंक हासिल की और इससे पहले आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पर पिछले 7.5 साल से काम कर रहे थे। कुणाल, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अभिमन्यु। और मैं इस सीरीज़ में जो हमारे श्रोतागण हैं उनको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान की सर्वोच्च सेवा की मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, और अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए। बिल्कुल। कुणाल, मेरा आपसे पहला सवाल कि आप पिछले काफ़ी समय से जॉब में थे, तो जॉब के साथ आपने टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया? अभिमन्यु, देखो, ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस टाइप की थी। कुछ जॉब होते हैं जिनमें वीकेंड्स में अच्छा टाइम मिल जाता है, जैसे 5 डेज़ जॉब वीक होती हैं जो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, तो उनमें आप सैटरडे संडेज़ को टाइम निकालिए। आप बिफोर ऑफिस आवर्स, आफ्टर ऑफिस आवर्स भी देख सकते हैं कि आप कहाँ टाइम निकाल सकते हैं। प्लस अगर आप 2-4 साल जॉब में स्पेंड कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी छुट्टियाँ बच जाती हैं, पेड लीव या अर्न लीव जिनको बोलते हैं, तो आप वो एट अ स्ट्रेच एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े बहुत, अगर आपकी पोस्टिंग्स में या आपकी जॉब प्रोफाइल मैनेज कर पाते हैं, तो आप कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल लीजिए जिसमें कम आपको आवर्स स्पेंड करने पड़े। अगर 8 घंटे का अगर आपका दिन है तो 2-4 घंटे ही काम करके अगर जो बचा हुआ टाइम है, तो आपको वो ये कहीं ना कहीं से टाइम चुराना पड़ेगा। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम वही 24 घंटे हैं, लेकिन आपको अगर लक्ष्य पे अगर आप फोकस्ड हैं तो आप अपने सीख जाएंगे कि कहाँ कहाँ से मैं टाइम चुरा सकता हूँ अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। तो कुणाल, एक सवाल ये रहता है इंटरव्यू पैनल का कि अगर आप जॉब में होते हैं तो जॉब से रिलेटेड सवाल पूछते हैं वो कि आपकी जॉब प्रोफाइल के लेके आप क्या काम करते हैं, वो किस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसमें आपको किस किस तरह से कैंडिडेट को कवर करना चाहिए चीज़ों को? इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप ऑन द जॉब खुद अच्छे से नहीं जानते तो भी एटलीस्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से थियोरेटिकल नॉलेज आपको अपनी जॉब के बारे में बिल्कुल होनी चाहिए। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उसकी वेबसाइट पे आप सबसे पहले जाइए, वहाँ जॉब प्रोफाइल एक्सटेंसिवली दिया होता है, तो आप पढ़िए उस चीज़ को। सेकेंडली, कुछ अच्छे रिसोर्स मटेरियल्स होते हैं, जैसे कोरा एक वेबसाइट है, या फिर ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, जिसमें ये बताया होता है कि वैसे कैंडिडेट्स ने कैसे आंसर किए हुए हैं ऑलरेडी। तो क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, आप 6-8 महीने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आए हैं, कोई पैनल में बैठा एक्सटर्नल मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप ये तक नहीं बता पा रहे कि आपने 6-8 महीने किया क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आपके जॉब एक्सपीरियंस पे तो पूछे ही जाएंगे, मान के चलिए, एजुकेशन पे, जॉब एक्सपीरियंस पे, ये वो चीज़ें जो आपके रिज्यूमे को डिफ्रेंशिएट कर रही हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। और जो कैंडिडेट जॉब में होते हैं तो उनसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि भाई आप पिछली जॉब को छोड़ के इस जॉब में क्यों आ रहे हैं जी। या फिर एक सवाल ये रहता है कि बहुत से कैंडिडेट ने काफ़ी जॉब बदल ली होती हैं, बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि आप भाई स्टेबल नहीं हो, आप यहाँ भी नहीं रहोगे, तो हम आपको क्यों लें। तो इसको किस तरह से मैनेज करना है? तो खुद भी आप कन्विंस होने चाहिए कि आप क्यों आरएस में आना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा बिफोर यू कैन कन्विंस द पैनल। सेकेंडली, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं और कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं, तो आप फोकस पुल फैक्टर्स पे रखिए कि आप इस जॉब में इसलिए आ रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, सोशल प्रेस्टीज है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा, एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट आप ला सकते हैं। अगर आप इन फैक्टर्स पे खुद कन्विंस्ड है तो आप पैनल को भी अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। तो पुराने जॉब्स की बुराइयां ना करना शुरू कर दें कि आप देखो वहाँ ये नहीं था, सैलरी नहीं थी, या बॉस खराब थे, या वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। तो आप पॉजिटिव्स पे ज़्यादा फोकस रखें। और स्टेबिलिटी की बात 21st सेंचुरी में और 2022 के साल में अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मतलब सिर्फ स्टेबिलिटी या मेरा रिटायरमेंट इसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कहीं ना कहीं धारणा आजकल उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। लोग जॉब्स ऑफन चेंज करते हैं, इनफैक्ट कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट का भी। तो आप ये मान के चलिए कि आप अलग अलग जॉब्स अगर कर रहे हैं तो आप अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एक्सपीरियंस को, आप अपनी लर्निंग्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जो इस जॉब में काम आई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो जितनी डाइवर्स हो सकती हैं आप सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो कुणाल, कई बार जो कैंडिडेट जॉब में होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी या स्कीम लेके आती है तो उसको केंद्र में रख के सवाल पूछे जाते हैं, वो किस तरह से मैनेज होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे आरएस 2018 वाले इंटरव्यू की भी याद दिलाता है। तो हुआ क्या था कि जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया, मैं आरबीआई में था, और 2016 में इनफैक्ट नोटबंदी की जो अनाउंसमेंट हुआ था,
तो मुझसे उसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिए, शायद वो कोई प्रोफेसर रहे होंगे पैनल में। तो और वो क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल था, मतलब वो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन में लाना चाह रहे थे कि मैं कुछ गलत बोलूं, या तो गवर्नमेंट के लिए या आरबीआई के लिए या पॉलिसी के लिए। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि आप अगर वहाँ बैठे हैं तो आप क्रिटिसिज्म करने से बचें किसी भी पॉलिसी की, क्योंकि जिन्होंने पॉलिसी बनाई वो बहुत वेल लर्नड लोग होते हैं, उसका पायलट बेसिस पे एक्सपेरिमेंट भी किया होता है और फिर उसको फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप कमियां ढूंढ पा रहे हैं तो वो कमियां हो सकता है कि बहुत बड़े पॉजिटिव्स रहें और बहुत छोटी कमियां हों। तो आप सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म से बचिए। सेकेंडली, आप फैक्चुअल नॉलेज पे स्ट्रांग रहिए। तो अगर आप फैक्ट कुछ मेंशन करते हैं, ये जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, चाहे आप उसको यहाँ पूछो चाहे इंग्लैंड में पूछो। तो फैक्ट्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं। आप सब्जेक्टिविटी पे या इमोशंस पे या इन सब पे अगर बात करने लग जाएंगे तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटरी क्वालिटी भी नहीं दर्शा रहे हैं। जी। तो आपको फैक्चुअल नॉलेज जो स्टैटिक है, जो आपने कहीं से रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में या गवर्नमेंट मीडिया में कहीं ने आपने पढ़ा है, तो आप उसको बाकायदा कोट कीजिए। जैसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से मैंने न्यूज़ ली है, ये बोलता है, या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में मैंने पढ़ा कि ये डेटा है, आरबीआई का ये डेटा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डेटा है। तो आप डेटा से बैक कीजिए और अपने पॉइंट पे स्ट्रांग रहिए। एक सवाल सामान्य तौर पे पूछा जाता है कि आप पिछली जॉब में रहे तो आपने वहाँ क्या अपना इनपुट दिया, क्या वहाँ पे पॉजिटिव चेंज किया, तो इसका कोई एक जनरल आंसर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी लेवल पर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप चाहे प्रोसेस में उसको डिजिटलाइज करके उसको फास्ट कर दीजिए, आप अगर पेपर वेस्टेज या पेपर प्रिंट आउट को कम कर रहे हैं तो वो भी इम्प्रूवमेंट है। आप अगर मैन पावर यूसेज को रेशनलाइज कर रहे हैं, है ना, कि जो काम पहले 3 लोग करते थे वो अब एक ही कर पा रहे हैं। या आप जैसे मान लीजिए डाक की जगह आप ईमेल से, या फिर आप टेलीफोनिकली, या फिर आप टेक्नोलॉजी या मीडिया को यूज़ करके वही इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर पा रहे हैं। तो हर वो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा कि इवेंचुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला पा रहा है। तो अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो हम लोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन में थे, तो मैं बड़ा लकी फील करता हूं कि मैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन का एक्सपीरियंस कर लिया मैंने आरबीआई में। एडमिनिस्ट्रेशन में रहते रहते कहीं ना कहीं मुझे पॉलिसी एग्जीक्यूशन का भी एक्सपोजर मिलेगा, और चूंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर्स रेवेन्यू कोड्स भी देखते हैं तो एक जुडिशरी वाला एस्पेक्ट भी देख लूँगा, जो तीनों आर्म्स बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो तीनों आर्म्स कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में फील कर पाऊंगा। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए डेटा इनपुट्स लेते थे, और 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे आज तक कभी काम नहीं हुआ था। तो हमने वो इनिशिएटिव लिया कि हाँ, हम उन पे काम करें। 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेटा पे काम था, स्टेट गवर्नमेंट्स पे ऑलरेडी था, लेकिन 3rd टियर को कोई ज़्यादा फोकस था नहीं, और उसका डेटा भी बड़ा डिसएग्रीगेटेड था, एक सेट फॉर्मेट में नहीं था। तो हमने खुद मेहनत करके उस हार्ड प्रिंट आउट को डिजिटलाइज किया, और ऑल अक्रॉस इंडिया करीब 500 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे हमने काम किया था। तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा सेट बेंचमार्क था, या एक टेंजिबल आउटकम था मेरी 7.5 साल की सर्विस का आरबीआई में। यदि आपसे पूछा जाए कि आप अपनी जॉब के पिछले एक्सपीरियंस को अगली जॉब में किस तरह काम में लेंगे, और ये लगभग हर उस कैंडिडेट से पूछा जा सकता है जो पहले जॉब में रहा हो, तो इसका एक जनरल आंसर क्या हो सकता है? तो उसका जनरल आंसर ये देखिए आप कि ऐसे क्या क्या टेंजिबल आउटपुट्स थे पुरानी जॉब के। अगर आप बैंकिंग फील्ड में, तो आप ये देख लीजिए कि आप मनी के मैनेजमेंट को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में थे, जैसे आप अगर रेलवेज वगैरह में थे, तो आप जो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट को, उनके एनालिसिस करने में आप औरों से काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आप मान लीजिए टीचिंग फील्ड से आ रहे हैं, तो काफ़ी मौके मिलेंगे आपको जब आप इंस्पेक्शन पे जाएंगे स्कूल्स के, तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ लेक्यूने हैं या कमियाँ हैं। तो वो कमियाँ, क्योंकि आप टेबल के उस साइड भी रहे हैं, आप खुद टीचिंग फील्ड में रहे हैं, तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो मैं कहूँगा कि जिस भी फील्ड से अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी जनरल। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोगों को हर चीज़ कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। आप यू कैन नॉट टेक दिस एज एन एक्सक्यूज़ कि मैं सिर्फ यही एक्सपोजर रहा है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। न करना हमारे उसमें नहीं है, हमारे जॉब प्रोफाइल में नहीं है। तो आप किसी भी फील्ड से आ रहे हैं, आपसे रिलेटेड कोई ना कोई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट में ज़रूर है। बिल्कुल। एक सवाल कि कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन काफ़ी पहले कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो जॉब सिस्टम में एंटर नहीं हुए हैं,
तो उनसे पूछा जाता है कि आप इतने समय तक क्या कर रहे थे, आप जॉब में क्यों नहीं आए, तो वो किस तरह से मैनेज करें इसे? अभिमन्यु ये बड़ा ही सैड रियलिटी है मैं कहूँगा कंट्री की, कि जो इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स होने चाहिए उतने हैं नहीं, और अगर हैं तो भी उस क्वालिटी के नहीं है जो क्वालिटी आज के यूथ डिजर्व करती है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं स्किल्स की भी कमी है, कहीं ना कहीं सप्लाई साइड से भी कमी है। तो अगर आप 1-2 साल तैयारी करते हुए 2-3 साल नहीं निकलें तो यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू कैन एक्सेप्ट दिस इन फ्रंट ऑफ द पैनल कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, और इतने सफिशिएंट जॉब्स, उनको भी पता है कि मार्केट में क्रंच है जॉब्स का, तो हर कोई एक्सेप्ट करके चलता है। और ये मान के चलिए अगर आप सच्चाई बयां करते हैं ना पैनल के सामने, तो वो आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर ही होता है कि दैट यू एक्सेप्ट ट्रुथ। अगर बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है तो आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा पैनल को कि क्यों आपने इतना टाइम स्पेंड किया और कुछ और नहीं किया। आप अपने पेरेंट्स के पैसे पे सर्वाइव कर रहे थे, या तो आपने कुछ एनजीओ ज्वाइन कर लिया हो, या आपने कोई कहीं टीचिंग ज्वाइन कर ली हो, या कुछ और ऐसा काम कर लिया हो जिसमें आप अपने खुद के एक्सपेंसेस सस्टेन कर रहे थे, तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हैं कि नहीं सर मैं अपने खुद के खर्चे संभाल रहा था, मेरा एस्पिरेशंस बड़े थे, मेरे गोल्स बड़े थे, मेरे ड्रीम्स बड़े थे, तो उन बड़े ड्रीम्स के लिए मैं मेहनत करना, जितना टाइम आपने स्पेंड किया तो उतनी मेहनत मांगती है एग्जाम में। आप खुद देख लीजिए कई टॉपर्स यूपीएससी में 4th-5th अटेम्प्ट में निकलते हैं। तो और अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर दिया है और आप जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो देन अगेन आई विल कम बैक टू माय फर्स्ट पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इंटरव्यू के, कि यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ फर्स्ट देन टू द पैनल। अगर आप खुद भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो इस आंसर से, कोई फेक आंसर दे रहे हो कि नहीं सर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर लिया था फिर छोड़ के आ गया, नहीं वो नहीं करना है आपको, आप खुद सेटिस्फाई होइए तभी आप पैनल को सेटिस्फाई कर पाएंगे आंसर पे। बिल्कुल। तो कुणाल, अंत में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक खास टिप जो आप दें? मैं कहूँगा ये वो क्वेश्चन है, इसमें जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और अगर मैं प्रायोरिटी में या प्रेफरेंस में अगर उनको लिस्ट करूँ ना, आई वुड से लक इज़ द फर्स्ट वन। बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मुझसे भी ज़्यादा मेहनती, मुझसे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले, ऑलमोस्ट इक्वल कैलिबर के लोग, और मैंने उनको सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा है। तो अगर आप इतने लोगों की भीड़ में, मतलब 5-6 लाख लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें से क्या आप मुश्किल से 1000 लोग सेलेक्ट होकर आते हैं, वो भी 3-4 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके सिलेक्शन के पीछे सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं है, आपका हार्डवर्क ही नहीं है, आपके फ्रेंड सर्कल की दुआएं हैं, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ गुड लक दैट यू आर कैरिंग विद, जो आपकी चाहे भगवान का आशीर्वाद है या आपके पिछले जन्म का कर्म है, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं तो। लेकिन ये मान के चलिए कि एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नेवर बी ईगोइस्टिक। आप ये मान के चलिए कि इफ़ इट वॉज नॉट यू, कोई और होता जो आपकी जगह होता है। जस्ट बिकॉज आपको कंडीशंस मिली, आपको वैसे पेरेंट्स मिले, वो पढ़ाई का माहौल मिला, उतने पैसे भी थे घर में कि आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे, या आप 2-3 साल बिना काम किए भी सर्वाइव कर सकते थे, वो सारी कंडीशंस आपकी सक्सेस के पीछे है। तो अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ करियर। आप देयर इज़ ऑलवेज ए नेक्स्ट अटेम्प्ट, वो आप दे सकते हैं। यू कुड एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, गवर्नमेंट इज़ नो मोर द टिपिकल गवर्नमेंट दैट इट यूज्ड टू बी, है ना। वो माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन या इसी गवर्नमेंट के साथ रिटायर होना है बाय द टाइम आई गेट टू 60। तो बी विद दैट ओपन माइंडसेट एंड आई थिंक लाइफ वुड बी मच ईजियर। थैंक यू। तो साथियों, आप सुन रहे थे RS कुणाल को जॉब रिलेटेड टॉपिक्स पर। साथियों, ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण टिप्स के लिए जुड़े रहिए टिप्स फ्रॉम टॉपर्स की सीरीज पर। धन्यवाद।